नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एकदम बेहतरीन और जानदार लेक्चर के साथ, जो कि हमारा लेसन रहने वाला है जैव प्रक्रम। इससे पहले दो लेक्चर एकदम जबरदस्त और आसान भाषा में बोर्ड एग्जाम के कनेक्टिव टॉपिक्स के साथ कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा अब तीसरा लेक्चर। और बाकी इस चैप्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना, एक एक टॉपिक एक एक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से कनेक्ट करना और जितना ज्यादा हो सके नोट्स बनाने से ज्यादा बेहतर है आप उसे एक एक डीप चीजें अपने बाहरी माहौल में कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं ना तब बहुत सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आती है। बात समझ पा रहे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग आज इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण टोटल कंप्लीट कर लिया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, पूरी मानव आबादी प्रकाश संश्लेषण पे ही डिपेंड क्यों करती है। सारा कुछ इसके पास्ट वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था। अब हम करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। ये आपकी किताब का इतना लेटेस्ट टॉपिक है जो कि हमारी लाइफ स्टाइल से इतना कनेक्ट है कि आप अगर इसे अच्छी तरीके से समझते हैं तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी बेहतर बना सकते हैं। लिखा है पाचन तंत्र। अच्छा, अब सीधी सादी बात है, पाचन तंत्र क्या? यहां बात करते हैं पाचन क्या, जो चीज पच जाए। तंत्र मतलब क्या? जिस सिस्टम के जरिए पचे। तो मतलब जिस सिस्टम के जरिए हमारा खाना पचता है, जिस पूरे एक मेटाबॉलिक सिस्टम के जरिए हमारा खाना पचता है, उसी को पाचन तंत्र बोलते हैं। कक्षा 10 के हिसाब से ये जो इमेज बनी हुई टोटल आप समझ पा रहे हैं, ये पूरा ग्रास नली है, यहाँ फिर अमाशय है, लीवर है, फिर पित्ताशय है, फिर बड़ी छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर कहानी खत्म है। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हिस्सा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन कहलाता है। अब देखो क्या होता है, हमने कक्षा 10 के हिसाब से इसकी जबरदस्त डिफिनेशन लिख रखी है। क्या है पाचन तंत्र के बारे में? मानव में पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन को पचाने और अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो पहले तो ये पाचन तंत्र उसे पचाएगा, फिर उससे जितने भी पोषक तत्व मिलेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट मिलेंगे, वो हमारी एक एक कोशिका तक, एक एक अंग तक पहुंचाएगा। पाचन तंत्र का काम ये होता है। दूसरा काम क्या है? यह तंत्र मुख से लेकर मलाशय तक फैला हुआ होता है। यह जो तंत्र है यह मुख से लेकर मलाशय यानी गुदा तक फैला हुआ होता है। इसमें कई अंग शामिल होते हैं। देखा जाए तो इसमें ग्रास नली शामिल है, यकृत यानी कि लीवर शामिल है, स्टमक यानी कि अमाशय शामिल है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत शामिल है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत शामिल है। यानी इसमें कई सारे अंगों से मिलकर ये पाचन तंत्र बना हुआ है। मानव में जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, सारे अंग मिलकर सिर्फ एक ही काम है, भोजन को पचाना। मानव शरीर में जो आहार नाल होती है जिससे हम भोजन को अंदर खींचते हैं, ये गले से जो नीचे तक गई हुई, पेट तक गई हुई है, इसको बोलते हैं आहार नाल। ये साहब 9 मीटर या 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। बहुविकल्पी में अक्सर क्वेश्चन आता है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो तुम उसे बताओगे 9 मीटर। और अगर आपको फिट में बताना है तो कह सकते हो 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। आई कहानी समझ में? फिर बढ़ते हैं। जो मुख से शुरू होकर कहां तक फैली हुई होती है? मलाशय से होती हुई गुदा द्वार तक होती है। यानी मुख से लेकर मलाशय से होते हुए गुदा द्वार तक होती है। ये इन टोटल कितने बहुविकल्पी क्वेश्चन है बनेगा? 9 मीटर या 25 से 30 फीट लंबी नलिका होती है। बाकी अब हमने क्या किया है, पाचन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब बात करते हैं पाचन कौन कौन से अंग पे निर्भर करता है, कौन कौन से ऐसे अंग हैं उनके बारे में समझते हैं। कौन सा अंग किस टाइप का एंजाइम निकालकर किस टाइप के भोजन के न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर में ऑब्जर्व कराता है, ये सीखेंगे। चलो अब देखते हैं पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से। जैसे कि किसी भी घर में कोई प्रमुख सदस्य होता है, उसके बगैर कोई काम होता नहीं है। इसी तरीके से पाचन तंत्र में भी कुछ प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख अंग हैं, उनके बगैर पाचन की क्रिया संपन्न ही नहीं होती। अगर वो खराब हो जाएं तो आप डेथ की कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे कि
नंबर एक पे होती है मुख गुहा, जिसको एक दो नाम से जाना जाता है, एक बक्कल कैविटी, दूसरा माउथ कैविटी, तीसरा ओरल कैविटी, तीन नाम होते हैं इसके। यानी मुख गुहा, ये जो हमारा मुख होता है इसको बोलते हैं मुख गुहा। जैसे शेर की एक गुफा होती है उसमें शेर रहता है, इसी तरीके से तुम्हारी भोजन की एक गुफा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी, फेमस नाम है माउथ कैविटी, साइंटिफिकल नाम जो यूज होता है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी। इसलिए जितने भी डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, वो बताते हैं ओरल कैंसर हो जाएगा। यानी हमें पता चला साइंस में जितने सारे वर्ड यूज होते हैं वो ओरल वाले हैं, बाकी किताबी वर्ड अलग है, ठीक है ना। मुख गुहा जिससे जुड़ी होती है उसे बोलते हैं ग्रास नली, ओइसोफेगस बोलते हैं इसे, ग्रास नली, ये वाली नलिका। जिस तरीके से एक घर की नल की पाइप बाहर तक जाती है तो नल हो गया मुख गुहा, और फिर जो पाइप बाहर तक जुड़ी है उसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तीसरा मेन आदमी है जिसका नाम है अमाशय स्टमक। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज सब अमाशय में ही हम भरते हैं। यानी कि भोजन जितना भी होता है कहाँ अपना स्थान ग्रहण करता है? अमाशय में। और सिर्फ अमाशय में पता नहीं कितना क्या भर देते हैं हम जबरदस्त तरीके से। तीसरा आदमी है जिसका नाम है छोटी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पांचवा जो आदमी है मेन है, पांचवा अंग है बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पांच प्रमुख अंग हैं जिनमें अगर गड़बड़ी आई तो तुम्हारा पाचन तंत्र विल बी डिस्ट्रॉयड, तुम्हारा पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन अंगों को चलाने वाले सहायक अंग कौन कौन से हैं? जिस तरीके से कार अच्छी होना काफी नहीं है, उसको चलाना एक ड्राइवर भी जरूरी, उसी तरीके से पाचन तंत्र में इन अंगों का शामिल होना काफी नहीं है। इनको काम अच्छे से कराने के लिए कुछ सहायक अंग भी होते हैं जिनका नाम है यकृत। नंबर पे आएगा, एक पे आएगा लीवर, दूसरा पित्ताशय, इसको हम लोग गाल ब्लेडर बोलते हैं। कभी किसी को अगर पथरी होती है पित्ताशय में तो गाल ब्लेडर के अंदर ही पथरी होती है। अगर गाल ब्लेडर निकला तो एक पाचन तंत्र की बहुत सारी चीजें आपकी कमजोर हो जाती हैं। तीसरा है अग्न्याशय, अगर आपके अमाशय में पैनक्रियाज ही ना हो, अग्न्याशय में अग्नि ही ना जले तो आपका भोजन पचेगा नहीं। तो ये तीन चीजें ध्यान रखना बहुविकल्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी ये कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट। सारा कुछ एक एक आसान तरीके से पढ़ना, कोई ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं। बात समझ पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अगला टॉपिक? सबसे पहले हम एक एक ये जितने भी पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सहायक अंग, पित्ताशय, अग्न्याशय, एक एक के बारे में हम बेसिकली ऑल टोटल पढ़ लेते हैं ताकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरीके से पहचान सके। समझ पा रहे हो? अबे भैया चेक करके आओ, समझ पा रहे हो? वालेकुम सलाम। यार शूट कर रहे थे साहब, डिस्टरबेंस हो जाएगी, वेट करो ऑफिस में तब तक। हाँ चलिए अब बात करते हैं मुख गुहा के बारे में, मुख गुहा तथा मुख के बारे में। मुख गुहा क्या होती है? जिसमें हम लोग मोमोज को रखते हैं। समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? मुख गुहा, मुख गुहा का दूसरा नाम मुख भी बोलते हैं, मुख बोल दो या मुख गुहा बोल दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। बक्कल कैविटी नाम दे देंगे या माउथ कैविटी नाम दे देंगे। मुख के द्वारा भोजन अंतर ग्रहण किया जाता है, अर्थात भोजन को ग्रहण किया जाता है। यानी मुख गुहा में ही भोजन का अंतर ग्रहण होता है, यानी उठा के मोमोज मुंह में रखते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए बोलते हैं भोजन का अंतर ग्रहण, भोजन का मुख में पहुंच जाना भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है। बस। अब मुख गुहा जो है 4 प्रकार की क्रियाएं होती है मुख गुहा में। जैसे ही भोजन या मोमोज जुबान के अंदर जाएगा, मुंह के अंदर जाएगा तो 4 क्रियाएं होंगी, तब आपका मोमोज और जबरदस्त तरीके से उसका टेस्ट ले पाएंगे। ठीक है, चलो नंबर 1, सबसे पहले आप स्टार्ट कर देंगे एक गाय की तरीके से चबाना, यानी भोजन को चबाना ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी फेज में जैसे ही चबाना ही स्टार्ट कर देंगे, साथ में एक लेदा टाइप की साथ में लार मिलाना शुरू हो जाएगी।
देखो ना, जब भी हम भोजन को चबाते हैं तो साथ में उसके साथ लार मिलती रहती है। जिस तरीके से रोटी बनाने के पहले हम लोग आटा गूंथते हैं ना, पानी मिलाया और उसे चलाना स्टार्ट कर दिया मशीन के थ्रू या हाथों के थ्रू, उसी तरीके से जैसे ही खाना मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में जाते ही हम चबाने लगते हैं, वो मशीन दांतों वाली चलने लगती है। जैसे ही दांतों वाली मशीन चलने लगती है तो आपके मोमोज में टोटल इन टोटल लार मिक्स हो जाती है और भोजन चिकना हो जाता है। तीसरा पॉइंट, फिर भोजन को धीरे धीरे निगलना स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी कुछ लोग डायरेक्ट मोमोज अंदर चला जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ग्रास नली से होते हुए भोजन अंदर जाने लगता है। चौथा पॉइंट है, प्रारंभिक पाचन शुरू हो जाता है, यानी मुख गुहा, माउथ ही ऐसा है। अगर भोजन का कोई पूछे कि भोजन पचाने की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो तुम उसे बताओगे साहब भोजन के पचाने की प्रक्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। समझ पा रहे हो? जिस तरीके से हम किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो जैसे ही घर से निकलते हैं आपकी लंबी यात्रा स्टार्ट हो जाती है, उसी तरीके से भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। तीसरा, ऐसा क्या है मुख गुहा में जो लार निकलती है? वो लार सारा कुछ अपने तुम्हारे मोमोज में मिल जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो यानी मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि लार में टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। साहब मुख गुहा में क्या है? मुख गुहा में लार है। लार में कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन नामक एंजाइम है। आई बात समझ? जो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च का मतलब किसी भी ऊर्जा को तोड़ के पचने वाली ऊर्जा में बदल देता है, मल्टोज। बात समझ पा रहे हो? यानी स्टार्च, ऐसी सिंपल बात ध्यान रखो। तुमने एक लड्डू लिया है, वो ठोस था, अब वो टूट गया है, यहां छोटे छोटे टुकड़ों में चला गया है, यानी कि जो स्टार्च आया था वो मल्टोज में टूटकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। मल्टोज ही अंदर डाइजेस्ट होता है। अगर डायरेक्ट तुमने स्टार्च अंदर कर लिया तो तुम्हारा भोजन वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो ये मुख गुहा के बारे में बेसिक चीजें थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये जो मुख होता है, ये वाला, ये देख रहे हो कि पूरा इनको ये जो है, ये वाली सॉरी, हाँ, ये मनुष्य में 3 प्रकार की मुख है। वैसे तो बहुत होती है, लेकिन कक्षा 10 में अगर एमबीबीएस कर लोगे तो फिर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। इसी तरीके से हम मोस्टली बात करेंगे कि मनुष्य में मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 1, इसका नाम है पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड यानी पेरोटिड ग्रंथि। अब पेरोटिड ग्लैंड का काम क्या होता है? तुम ध्यान रखना, यह लार की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। लार को अगर सबसे ज्यादा कोई निकालता है तो यही नाम का आदमी निकालता है, जिसका नाम है पेरोटिड ग्रंथि। समझ पा रहे हो? दूसरी नाम है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं सबमेंडिबुलर ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? ये निचले जबड़े के पास स्थित होती है। जो हमारा ये निचले वाला जबड़ा होता है, ये वाला, ये यहां स्थित होती है, ये निचले जबड़े के पास स्थित होती है। तीसरी होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि। इस ग्रंथि का काम क्या होता है? यह बहुत कम लार निकालती है, यानी ये लार की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह लार की सबसे छोटी ग्रंथि होती। अब तुम ध्यान रखना, यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां बनेगा? यहां बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन सा आएगा? क्या करेंगे? देखो, 2 चीज ध्यान रखना। एक तो बहुविकल्पी ये बनेगा, लार की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी? तो तुम लिख देना पेरोटिड ग्लैंड लार की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और लार की सबसे छोटी ग्रंथि सब लिंगुअल ग्लैंड, यानी कि लार की सबसे छोटी ग्रंथि। ये 2 क्वेश्चन बहुविकल्पी में बनेंगे, मतलब 2,00,000%। 10 साल के पेपर उठा लो, मिलेंगे। कहानी समझ पा रहे हो? तो हमने लार ग्रंथियां पढ़ ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा टॉपिक, मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है ग्रास नली। ये यहां से लेकर यहां तक होती है, यानी अमाशय तक होती है, नीचे तक जुड़ी होती है। बात समझ पा रहे हो? यानी कि ग्रास नली को कैसे हम डिनोट करेंगे? जो निगला हुआ भोजन ग्रास नली में आता है, हमने जबरदस्त मोमोज को चबाया है,
उसमें लार मिलाई है, लार के साथ साथ उसमें टाइलिन मिला है, टाइलिन ने ही स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट किया है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे कहां तक आएंगे? इस ग्रास नली तक आएंगे। जब ग्रास नली तक आते हैं तो ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो? ग्रास नली में कोई प्रकार का पाचन नहीं होता है। मुख में पाचन होता है। कौन सा पाचन? स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट कर देगी, वो वाला पाचन। लेकिन ग्रास नली में कोई क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं होती है। ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना होता है। यानी ये सिर्फ एक रास्ता है, मतलब भोजन यहां से जाएगा और पेट तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ होता है। ग्रास नली का कार्य भोजन को अमाशय तक पहुंचाना होता है, बस। तीसरा, भोजन को आगे बढ़ाने का कार्य पेशीय संकुचन या प्रसारण द्वारा होता है। जब हम इसे निगलते हैं तो ये जो पेशी संकुचन ऊपर नीचे बनी होती हैं, यही भोजन को एक दूसरे करके जीने की तरीके से होती हैं। तो जीना पे एक बॉल गिरे तो ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारा भोजन ऊपर नीचे करके जाता है। इसी को बोलते हैं क्रमाकुचन के द्वारा जाता है। कौन से कुचन से? क्रमाकुचन। क्रमाकुचन का मतलब एक एक धीरे धीरे स्टेप बढ़ती, क्रम के अनुसार कुंचन होता है। समझ पा रहे हो? उसे बोलते हैं क्रमाकुचन। यानी धीरे धीरे एक जीना उधरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर पहुंच गया अमाशय में। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये ग्रास नली की कुछ बात हो गई। ग्रास नली कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका रोल नहीं होता है। बाकी ये मुख वाला भोजन अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। किस माध्यम से? क्रमाकुचन के माध्यम से। समझ में आ रहा है कुछ? बाकी गर्मी उर्मी लग रही होगी ना। अब तीसरे आदमी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत खास है, जबरदस्त। जिस तरीके से एक दुनिया में राजा होता है, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम है अमाशय। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। शुद्ध भाषा में लिखते हैं पेट। वो लोग पेट समझ लेते हैं ये वाला होता है। ये पेट नहीं होता है। ये पेट का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आवरण होता है। पेट अलग बात है। ई वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला इतना हिस्सा, इस टाइप का हिस्सा ये कहलाता है अमाशय। यही जितना मोमो, चाउमीन, बर्गर, चाय, सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है? इस अमाशय में ही स्टोर होता है। लेट हो रही हो तो तुम चले जाना, ठीक है? क्योंकि कितना हो गया? 9:40 हो गया, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, जितना भी कूड़ा करकट तुम लोग खाते हो वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है? इस अमाशय में ही स्टोर होता है। देखो, मुख गुहा तथा ग्रास नली से होते हुए, यानी मुख गुहा ग्रास नली से होते हुए सीधा आप लैंड करा देते हैं भोजन को। कहां? अमाशय में। सीधा भोजन कहां जाता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं जाता है, डायरेक्ट अमाशय में चला जाता है, ठीक है ना? जैसे कि अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नली से ही तो जुड़ा होता है। तो आहार नली अभी पतली जा रही थी, फिर मोटी हो गई। यानी समझ पा रहे हो? यानी कि अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। चौड़ा नहीं होगा तो जितना कूड़ा करकट, बर्गर, चाउमीन, चाय ये सब खा रहे हो, ये कहाँ स्टोर होगा? उसी अमाशय में। कैसी संरचना होती है? ये एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह, इसका स्ट्रक्चर एक थैलीनुमा होता है, पैकेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे में तुम्हारे भोजन को ये पहचान पाएगा। अच्छा मोमोज, अच्छा चाउमीन, अच्छा ये दूध, मतलब अलग अलग पहचानता है। फिर एक एक करके पचाएगा, यानी एक एक करके निपटेगा सबसे। 4 घंटे तक प्रोसेस चलती है। फिर अगली बात समझते हैं कि अमाशय में कितने भाग होते हैं। तो ध्यान रखना, अमाशय 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे बता दो, लेट हमको कम से कम 1 घंटा हमको लगेगा शूट करने में, 1 घंटा। हाँ, तो अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस तरीके से हमने मुख गुहा को 3 भागों में डिवाइड किया था, लार ग्रंथि 3 टाइप की थी ना, उसी तरीके से अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। नंबर 1 क्या है? कार्डियक भाग। कार्डियक भाग, कार्डियक पार्ट इसको बोलते हैं, कार्डियक भाग। ध्यान देना इस बात, बहुत इंपॉर्टेंट। आधे डॉक्टर आप ऐसे ही बन जाएंगे। यानी कि कार्डियक भाग क्या होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा,
कि जो मेन ज्वाइंट होता है यहां से इसे जुड़ा होता है, ऐसे ई वाला जो मेन हिस्सा होता है इसको कार्डियक बोलते हैं। अमाशय का ऊपरी भाग होता है, कार्डियक अमाशय का ऊपरी भाग होता है। हो गए, चले गए। कौन आया था? बाबा बाबा चंदा वंदा लेने आए यार। ओ नीचे वाली रैक में एक बोरा पैसा रखा हुआ था, दे देते, लेते चले जाते। तो यह अमाशय का ऊपरी भाग होता है, ध्यान देना। अमाशय जो पूरी थैली है तुम्हारी, इसका जो ऊपरी वाला भाग है इसी को बोलते हैं कार्डियक भाग। इस भाग में ही एक अम्ल पाया जाता है, इसका नाम है HCl। कार्डियक भाग में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। पता चला तुमने बगैर धुला हुआ सेब खा लिया, बात समझना, या जिसपे बहुत सारे बैक्टीरिया थे वो सेब तुमने खा लिया। अब उस सेब जो खा रहे हो तुम, उसमें जबरदस्त बैक्टीरिया मौजूद है, तुमने डायरेक्ट खा लिया है। कुछ तुम्हारी लार से जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही अमाशय में जाएंगे, अमाशय का एक आदमी है जिसका नाम है HCl। ई आदमी सभी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है खाने से, यानी खाने को क्लीन और साफ सुथरा बना देता है। बस इतना ध्यान रखना। फिर आगे का पॉइंट है जिसका नाम है फंडिक भाग, फंडिक पार्ट। फंडिक, फंडा, फंडा मतलब फंडामेंटल, यानी जहां कोई चीज स्टोर हुई हो। जैसे कि इस भाग में भोजन कुछ समय तक संग्रहित रहता है, यानी रुका रहता है। जैसे ही हम टोल टैक्स पे जाते हैं ना, तो टोल कटने से पहले आपकी कार कुछ समय तक खड़ी रहती है, सेम इसी तरीके से भोजन पचने से पहले यहां खड़ा रहता है। समझ पा रहे हो? यहां रुका रहता है। जब हमें भूख लगती है तो इसी भाग में संकुचन होता है। वो लोग कहते हैं यार चूहा कूद रहे हैं, पेट में अजीब प्रकार की जो दर्द होती है, तो कौन से भाग में हो रही होती है? वो हमारा फंडिक भाग होता है। फंडिक भाग ही डिमांड करता है कि साहब भोजन लाओ, मोमोज लाओ, चाउमीन लाओ। बात समझ पा रहे हो? अब तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है? जिसमें जठर रस निकलते हैं। इस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जठर ग्रंथियां पाई जाएंगी तो कौन जठर ग्रंथियां क्या रिलीज करेंगी? जठर रस निकालती। जठर यानी भोजन को पचाने वाला रस, उसको बोलते हैं जठर रस, जठर जोश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जोश, जठर रस। आई बात समझ में? तो ये सारा कुछ आप तीनों इंपॉर्टेंट भाग आपने समझ लिया है, जो कि हमारे कक्षा 10 तक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आगे तो आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप सारे टॉपिक डिटेल में अभी पढ़ लेंगे तो अमाशय ही कम से कम 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा। अमाशय को पढ़ाने में पूरा समय चला जाएगा। बाकी आप अमाशय पार्ट खत्म हो चुका है। अब अपने आएंगे जठर रस क्या होता है। ये जो जठर निकल रहा है अमाशय में, इसका क्या काम होता है? बात समझ पा रहे हो भाई? पैनक्रियाज जितनी भी अमाशय में हो रही, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ काम है। जैसे कि जठर रस, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जठर रस मुख्य रूप से निम्न पदार्थों से मिलकर बना होता है। जठर रस भाई से तुम बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बने हो, तुम्हारा घर बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना है, जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत सारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से जठर भी बहुत पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जठर रस बहुत सारे सब्सटेंसेस से मेकिंग हुआ है। देखो, नंबर 1 आदमी इसमें पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, पेप्सिन किसको पचाता है? ध्यान रखना। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तुमने अंडा खाया, अंडे से मिलेगा प्रोटीन। दाल खाया, दाल से मिलेगा प्रोटीन। दूध पिया, दूध से मिलेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन को पचाने का कार्य एक ही आदमी करेगा, जिसका नाम है पेप्सिन। कैसे करेगा? पेप्सिन आएगा, प्रोटीन से हाथ मिलाएगा, प्रोटीन का नाम बदल जाएगा। जैसे ही उसको छुएगा बदल जाएगा। क्या? प्रोटीन हमेशा बदल जाता है पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टाइड्स में। कौन आदमी? पेप्सिन। तो पेप्सिन जब प्रोटीन को पचाता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड में। ये बहुविकल्पी से MCQ एक बनेगा ही बनेगा, लिख लेना 2027 पेपर में।
अब देखो दूसरा आदमी होता है रेनिन। रेनिन ध्यान रखना, ये आदमी जो तुम दूध पीते हो, दूध वाले प्रोटीन को खींच लाता है, यानी कि यह आदमी दूध को पचाने में सहायक होता है। रेनिन ही दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों बच्चों में अधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चे को सिर्फ अभी अगर कुछ डाइजेस्ट हो सकता है, अगर उसकी बॉडी को अगर किसी भी चीज की नीड है, जरूरत है, तो सिर्फ दूध है। इसीलिए बच्चों में पेप्सिन नामक एंजाइम ज्यादा निकलता है। क्यों? दूध को पचाता है। और जिन बच्चों में पेप्सिन की मात्रा नहीं निकलती, उनको दूध की उल्टी हो जाती, यानी दूध उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट ही नहीं होता, अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध में उपस्थित एक आदमी होता है कैसीन प्रोटीन। ये कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। दूध में एक ही आदमी है कैसीन, जो कि नुकसान हो जाता है, लेकिन यहां बात हम कर नहीं सकते क्योंकि ये रिसर्च की बात है। तुम्हारे कक्षा 10 में तो बताया गया है कि दूध में कैसीन होता है, कैसीन कैल्शियम में बदलता है और कैल्शियम हमारा घुटना उड़ना मजबूत हो जाता है, लेकिन ये कक्षा 10 तक बात सीमित है, 12 तक बात सीमित है, एमबीबीएस तक बात सीमित है। लेकिन अगर रिसर्च पे आए तो कैसीन हमारे शरीर में पचता ही नहीं। अगर कैसीन, भाई चलो ठीक है, इसने तोड़ दिया, रेनिन ने कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीन में तोड़ दिया, अभी तो कैसीन है। ई कैसीन जाएगा तुम्हारी स्किन पे, ये कैसीन जाएगा तुम्हारे घुटनों पे, ये कैसीन जाएगा तुम्हारे दांतों पे। अगर स्किन पे गया तो स्किन बूढ़ी, घुटनों पे गया तो घुटनों का कैल्शियम गायब, दांतों पे गया तो दांतों का कैल्शियम गायब। इसीलिए जितने भी बुढ़े लोग हैं उनको आप सबसे पहले दूध बंद कराइए, क्योंकि जो दूध पी रहे हैं उसमें कैसीन है। रेनिन आदमी कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीन में बदल देता है। पैरा कैसीन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, या तो वो कहीं नुकसान पहुंचाएगा, अगर दांतों में पहुंचा दांत गायब, टांगों में पहुंचा टांगे गायब, स्किन में पहुंचा स्किन गायब। ये रिसर्च की बात है, बाकी हम यहाँ करना नहीं चाह रहे। अपवाद है, कंट्रोवर्सी इन दिस क्लास 10th 11th 12th या लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम एमबीबीएस, लेकिन बट रियली डिफाइन, रियली एक्चुअल डिफिनेशन इन द रिसर्चर्स कॉपी, आईएफसी कार्ड या बोल सकते हो एमएल की रिपोर्ट या किसी डॉक्टर की रिपोर्ट या सुपरगड की रिपोर्ट, मतलब बहुत सारी जगह इनकी रिसर्च मौजूद है। वैसे तो दूध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आदमी कैसीन मौजूद है, और कैसीन शुरुआत में दूध में नहीं था, दूध में कैसीन शुरुआत में नहीं था, लेकिन जब हमने अपने हिसाब से पशुओं को खिलाने वाला चारा बनाया, पशुओं को खिलाने वाला बहुत सारी चीजें मॉडिफाइज करके उनका चारा बनाया, वो जब चारा पशु ने खाया तो उसके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मात्रा दूध में पाई गई तो कैसीन पाई गई। तो वही रेनिन आदमी होता है, रेनिन कैल्शियम को कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीन में बदल देता है। बाकी इसमें बात नहीं लिखी गई। चलो अब अगली बात करते हैं। तो हमने जठर रस सारे कुछ पढ़ लिए। जठर रस कितने होते हैं? पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, रेनिन दूध को पचाएगा, बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा, बस दो ही टाइप थे। ठीक ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं यकृत। यकृत यानी कि लीवर। ई रहा तुम्हारा लीवर। कभी पिक्चरों में देखो, इधर से चक्कू लगेगा और साहब जो है इसी को पकड़ के अस्पताल तक चले जाते हैं, मरते भी नहीं, और अस्पताल में पट्टी वट्टी बांधे हुए, ठीक खत्म। और बाकायदा अगर लीवर में लग जाए चक्कू वक्कू तो आप अपने आप बांध लीजिए, खून अगर रुक गया तो कुछ समय के बाद 3-4 दिन में लीवर अपने आप को मेंटेन कर लेगा। यानी यहां से एक बात पता चली, लीवर में कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा होता है। कोशिका विभाजन अधिक होता है। अगर कोई पूछ ले कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा शरीर में कहां होता है, तो तुम उसे बताओगे लीवर में। बात समझ पा रहे हो? दूसरा बताओगे कहां होता है? दिमाग में। दिमाग के कौन से हिस्से में? दिमाग का 100% हिस्सा होता है, 10% हिस्सा गिलियल सेल का होता है। हमारे दिमाग में 10% हिस्सा गिलियल सेल का है। गिलियल सेल में ही कोशिका विभाजन ज्यादा होता है। गिलियल सेल इतना छोटा हिस्सा होता है, इसीलिए इसको ऑपरेट नहीं किया जाता है। अब तुम ध्यान रखना, जहां कोशिका विभाजन ज्यादा, कैंसर होने की संभावना ज्यादा। जहां कोशिका विभाजन कम, कैंसर होने की संभावना कम। छिपकली देखें आप, छिपकली की जो पूंछ होती है
छिपकली के पूंछ में कोशिका विभाजन जबरदस्त तरीके से होता है, और जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होगा वहां कोई भी शरीर का अंग अपने आप को रिपेयर, अपने आप को नया तुरंत कर लेगा। जैसे यहां हमारे माथे में कोशिका विभाजन ज्यादा हो, कोई आए और यहां गोली चलाए तो गोली जाएगी, इधर निकल जाएगी, लेकिन अगर हमारा कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा तेज है, अगर हमारा कोशिका विभाजन स्टार्ट है, थोड़ी देर में रिपेयर हो जाएगी। पिक्चरों में देखा होगा तुरंत रिपेयर हो जाती है, तो सेम इसी तरीके से कह सकते हो। तो जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होता है वहां कैंसर होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। ना तो हमारे लिए कोशिका विभाजन ज्यादा अच्छा होता है, ना तो कम अच्छा होता है, ठीक है ना। तो लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। वैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का लीवर खराब है, तो क्या किया, एक स्वस्थ व्यक्ति का लीवर काटा, उसमें लगा दिया। क्योंकि लीवर में कोशिका विभाजन ज्यादा होता है, तो वो टुकड़ा जो काट के दूसरे व्यक्ति में तुमने लगाया है, तो वही टुकड़ा धीरे धीरे उसके लीवर को विभाजन करके, कोशिका विभाजन करके पूरा नया कर देगा। तो लीवर ट्रांसप्लांट भी आप सीखेंगे। ई रहा लीवर, देखो। तो यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथियों में अगर इसकी पावर, इसकी लेंथ, इसकी साइज की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में बनता है, एमसीक्यू। आई बात समझ में? इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। कोशिका विभाजन 4 से 8, 8 से 16, 32, 38, 50,000 बढ़ती चली जाती। यह पित्तरस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। हाँ, अब ध्यान देना, लीवर ही पित्तरस को यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस हमारे भोजन पाचन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब कैसे रोल प्ले करता है ये आगे क्लासों में जानोगे, बस यहां तक बात। निर्माण करता है किसका? यह पित्तरस का निर्माण करता है। निर्मित पित्तरस को पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। जो लीवर पित्तरस का निर्माण करेगा तो पित्तरस की बैठने की जगह, पित्तरस को रखने की जगह कौन सी होती है? पित्ताशय। कौन सी होती है? पित्ताशय। पित्ताशय, ये रहा पित्ताशय। अब पित्ताशय तुम्हारे दिमाग में खटक रहा होगा कि पित्ताशय क्या, तो चलो पित्ताशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पित्ताशय क्या? पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर, किसी के पथरी वगैरह जब होती है तो गाल ब्लेडर में ही होती है। अगर गाल ब्लेडर में पथरी हुई तो जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो गाल ब्लेडर को कट करके बाहर निकाल देता है। जब गाल ब्लेडर बाहर चला जाता है तो तुम्हारे अंदर पित्तरस नहीं बनेगा। पित्तरस नहीं बनेगा तो तुम्हारा भोजन ज्यादा से जटिल मात्रा में नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत बचेगा। बाकी जो पित्तरस की जो भोजन को पचने के लिए पित्तरस की जरूरत होती है वो अब रहा नहीं, तो वो भोजन तुम्हारे वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह में निकल जाएगा। पित्ताशय कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। ये आप देख सकते हैं, सेम नाशपाती के आकार का है। नाशपाती, अगर इसका नाश तुमने किया है तुम्हारा नाश कर देगा, बात समझ जाना। तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है। इसमें यकृत द्वारा पित्तरस संग्रहित किया जाता है। जो यकृत पित्तरस निकालता है वो कहां जाएगा? पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा। जब तुम्हारा खाना आएगा तो तुरंत उसे दे देगा। पित्तरस पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पित्ताशय में हमेशा बेस होता है। पित्ताशय हमेशा कैसा होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, कह सकते हो कड़वा होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय होता है? इसका भी रीजन एक है। अब देखो, तुमने भोजन किया, भोजन पेट में गया, पेट में था HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्लीय होता है। अब भोजन जब आगे जाएगा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको अम्लीय न रहने के लिए उस पर तुरंत ये पित्तरस छिड़क दिया जाएगा। जब पित्तरस छिड़कता है तो अम्ल की मात्रा न्यूट्रल हो जाती है। जैसे अम्ल और यानी नींबू ले लो और नमक ले लो, मिला दो आपस में। यानी जब हम एसिड और बेस को आपस में, अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तब जो बनता है उसे बोलते हैं उदास या उदासीन। और इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अम्ल और क्षार जहां मिला वहां बातें न्यूट्रल हो जाएंगी, हंगामा खत्म हो जाएगा। तो पित्तरस हल्के पीले हरे रंग का होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच लगभग 7.7 होता है। 7.7 यानी 7.7 यानी कि 7 से ऊपर क्षारीय, 7 से नीचे अम्लीय।
तो ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति होती है इसकी। समझ पा रहे हो? पित्त रस भोजन की अम्लीयता को कम करता है। देखो वही आगे बात लिखी, पित्त रस भोजन की अम्लीयता को कम कर देगा, भोजन से एसिड को कम कर देगा, तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। जितना भी हम फैट खाते हैं, घी, चिकनाई वाली चीजें, तेल वाली चीजें, उसका पाचन ज्यादातर पित्त रस ही करता है। अब तुम मुझे बताओ, जब किसी को पथरी का ऑपरेशन होता है, पित्त निकाल दिया जाता है, तब उसे सबसे पहले बोलेंगे चिकनी चीजें बंद, जिसमें जिसमें वसा फैट पाया जाता है सब बंद करा देते हैं। क्यों? क्योंकि फैट को पचाने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है पित्तरस, गैस्ट्रिक जूस। बात समझ पा रहे हो? पित्तरस ही भोजन में अम्लता को दूर करता है और वसा को पचाने में सहायता करता है। समझ पा रहे हो पूरी डॉक्टरी? अब हम बात करते हैं अग्न्याशय पे। अग्न्याशय क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, अगर आपने खाना बनाना है तो अग्नि जब तक नहीं जलेगी खाना पकेगा नहीं। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर अग्न्याशय कोई भी जूस या एंजाइम ना निकाले या अग्न्याशी रस ना निकाले तो तुम्हारा भोजन नहीं पचेगा। अग्न्याशय से देखो, तुमको बताएं अग्न्याशय क्या है। अग्न्याशय मतलब होता है पैनक्रियाज। अग्न्याशय मतलब क्या? पैनक्रियाज। इंग्लिश में तो बहुत लोग जानते हैं। तो पैनक्रियाज वो होती हैं जो भोजन में जैसे दूध है या भोजन का कोई जटिल टुकड़ा है, उसको कितना क्या अग्नि चाहिए, कितना पावर चाहिए, कितनी कह सकते हो। अभी तो ये बहुत इसमें टोटल डिटेल में बात नहीं की जा सकती है। बाकी अग्न्याशय भोजन को पचाने में सहायक होता है, इतना समझो। कैसे क्या होता है वो स्टेप बहुत बड़ी हो जाएगी। अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है, यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जो कि एक क्षारीय रस होता है जिसका पीएच 7 से 8.3 मतलब 7.8 से लेकर कहां तक होता है? 8.3 तक होता है। अग्न्याशी रस में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो 3 प्रकार के भोज्य पदार्थों का पाचन करते हैं। 3 प्रकार की बात कर लेते हैं। अग्न्याशी रस निकलता है और पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो किस प्रकार के भोजन को तोड़ता है, किस प्रकार के भोजन को पचाता है। कुछ भोजन की बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ मरोड़ के यही ऊर्जा बना देगा। दूसरा पॉइंट प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ मोड़ के यही काम कराएगा। तीसरा पॉइंट होता है वसा। वसा को तोड़ने वाला कौन आदमी है, कौन एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है? अग्न्याशिक रस, पैनक्रियाटिक जूस। अब बात करते हैं, इसी कारण इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूरा पाचन इसी से होता है। पैनक्रियाटिक जो है तुम्हारा, पैनक्रियाटिक जूस है, इसी से डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पाचन होता है। समझ पा रहे हो? ई रहा सब बताओ। अब बात करेंगे छोटी आंत के बारे में, फिर बड़ी आंत के बारे में, फिर मामला खत्म। फिर अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, यानी 6 से 7 फीट कह सकते हो। एक कमरा 25 फीट की दूरी होती है। दिस इज द कंफ्यूजन। हाँ ये लिखा है। हाँ, छोटी आंत ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। अगर कोई पूछ ले तो ये ई बना है बीच में, छोटी आंत, ई वाला, इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। कोई पूछ ले छोटी आंत पाचन का कौन सा भाग होता है? सबसे लंबा भाग होता है। पाचन इसको 3 भागों, इसके भी 3 भाग होते हैं। लंबाई लगभग एक होता है नंबर 1 पे ग्रहेड़ी, क्या बोलते हैं इसको? ग्रहेड़ी बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। छोटी आंत्र का ये प्रथम भाग होता है, ये फर्स्ट होता है, ग्रहेड़ी फर्स्ट। या अग्न्याशी रस तथा पित्त रस का या अग्न्याशी रस को पित्त रस से मिलाएगा। आई बात समझ में? तीसरा है मध्य आंत्र, यानी बीच वाला पार्ट, ई वाला पार्ट। अरे इसमें तो कहां डिफाइन कर पाएंगे। मध्य आंत्र या छोटी आंत का मध्य भाग होता है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। जो बची खुची आंत है उसको बोलते हैं शेषरांत्र। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर होती है। अग्न्याशिक रस और पित्त रस जो मिला हुआ भोजन होता है वो ग्रहेड़ी में ही आता है, यानी छोटी आंत के सबसे पहले हिस्से में, फर्स्ट भाग में, पहले हिस्से में।
फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा, फिर बीच वाली आंत में बिल्कुल कम, लास्ट वाली आंत में बिल्कुल कम, फिर मलाशय हो जाएगा। अब देखो लास्ट में बात करेंगे स्वांगीकरण, पाचन का ये हिस्सा है स्वांगीकरण। अच्छा स्वांगीकरण क्या होता है पता है? जैसे कि एक कपड़ा होता है, तुमने पानी में डाला, उसको निचोड़ो, फिर वो जो निकला वो पानी तुम्हें किसी ना किसी काम में ले लिया। इसी तरीके से तुमने भोजन किया, भोजन को ये छोटी आंत दबा कुचा के एकदम जो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व निकलते हैं, तो छोटी आंत में ये छोटी आंत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे वो इसको एब्जॉर्ब करके तुम्हारी आंख और तुम्हारे शरीर के अंगों तक, तुम्हारी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का काम, स्वांगीकरण का काम कौन करता है? स्वांगीकरण वह प्रक्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित पोषक तत्व शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करके शरीर के अंग बन जाते हैं। जैसे कि बात समझो, तुमने प्रोटीन खाया और प्रोटीन का स्वांगीकरण कहाँ होगा? छोटी आंत्र में। तो छोटी आंत्र के जरिए ही तुम्हारा वो तुरंत जाएगा खून में जाएगा कोशिका में, कोशिका से वो प्रोटीन कहाँ जाएगा? तुम्हारे मसल्स में। अब तुम्हारा हाथ भी बढ़ने लगेगा, तुम्हारा लंबाई भी बढ़ने लगेगा, तुम्हारा सारा शरीर का विकास होने लगेगा तथा ऊर्जा वृद्धि विकास में उपयोग होता है। छोटी आंत अगर ना हो तो तुम जो खाओगे उसका फायदा तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तुमने अगर पता चला विटामिन ए वाली चीज खाई है जो कि तुम्हारी आंखों के लिए जरूरत थी, तो विटामिन ए वाली चीज जैसे ही छोटी आंत में पहुंचेगी, अगर उसका स्वांगीकरण नहीं हुआ तो विटामिन ए तुम्हारी आंख तक नहीं पहुंचेगी। जब तुम्हारी आंख तक नहीं पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है तुम्हारी आंख भी सही नहीं होगी। अगले पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, लास्ट और आखिरी पार्ट जिसका नाम है बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान देना, बड़ी आंत को पक्वाशय भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कम से कम 5 फुट होती है। एमसीक्यू बनेगा। छोटी आंत की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। अच्छा कभी सोचा होगा, देखा जाए तो छोटी आंत बहुत लंबी होती है और बड़ी आंत जबकि छोटी होती है उसको बड़ी बोल देते हैं। तुम ध्यान रखना, ये रही बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बड़ी आंत, और ये रही अंदर ये छोटी आंत। तो ये जो बीच वाली चौड़ाई होती है, चौड़ाई इसकी कम होती है इसीलिए इसको बोल देते हैं छोटी आंत। इस वाली की चौड़ाई ज्यादा होती है इसीलिए इसको बोल देते हैं बड़ी आंत। तो मतलब लंबाई पे भी डिपेंड नहीं, चौड़ाई पे डिपेंड है। जिसकी चौड़ाई ज्यादा वो बड़ी आंत, जिसकी चौड़ाई कम वो छोटी आंत। 5 फुट होती है। हमारे इतना आदमी 5 फुट से थोड़ा ज्यादा, इसलिए 5 फुट। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत्र में कोई भोजन का पाचन नहीं होता, बस मल उसमें इकट्ठा होता है। यह मुख्य रूप से जल का अवशोषण कर लेगा, यानी जल को एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा। खनिज लवणों का अवशोषण कर लेगा, मतलब जो हमने खाया है, नमक खाया तुमने, नमक में खनिज लवण बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब उन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं को मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अपचित पदार्थों से मल का निर्माण होता है। जब तुमने पचा के जो लास्ट में आइटम बचा वो अपचित पदार्थ होता है, उसको मलाशय में कन्वर्ट कहाँ होता है? बड़ी आंत में। बस तो सारे कुछ हमने जो है आज टोटल पाचन हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल पाचन मतलब पाचन का कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है, कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन छूटा नहीं है। सारा कुछ बेहतरीन तरीके से डिजाइन करिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस पे हर जबरदस्त तरीके से वीडियो इसी प्रकार के आते रहें। बाकी धन्यवाद दोस्तों।